Good morning, dear students. So, as yesterday we have discussed about Mahmud of Ghazni, and then we have talked about important results of Mahmud's raids, and today we will discuss the Muhammad Ghori. Okay, this is our new topic, that is Muhammad Ghori. This is on page number 13 of your book. So, after watching the video, please read the chapter. Yes, let's start. After the death of Mahmud, India enjoyed respite for about 1.5 centuries from foreign invasions. In AD 1175, after wave of Turkish invasion under Muhammad Ghori engulfed the India completely, which led to the foundation of Sultanate of Delhi. यहाँ बोला जा रहा है कि महमूद की डेथ के बाद में इंडिया में एक थोड़ा सा एक ऐसा माहौल बना कि अब फॉरेन इन्वेजन यहाँ नहीं हो रही है. ठीक है, अब क्या है कि धीरे धीरे क्या है, जब वापस 1175 आया, फिर से टर्किश इन्वेजन होना स्टार्ट हुआ और उसमें मोहम्मद गौरी ने सबसे ज़्यादा इसको पूरा किया था. दैट मोहम्मद गौरी ही ऐसे पर्सन आए थे जो टर्किश इन्वेजन करते लेकर आ रहे थे यहाँ पर. विच लेड टू द फाउंडेशन ऑफ सल्तनत ऑफ इंडिया. और यहाँ पे इस वजह से क्या हुआ, यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का फाउंडेशन हुआ था. जैसा हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट में रीड किया ही था, दैट हमने वहाँ पर भी ये पढ़ा था दैट राजपूत के बीच में एक यूनिटी नहीं थी, तो उस वजह से जो मुस्लिम इन्वेडर्स थे वो बहुत ज़्यादा इनवाइटेड हुए थे. वो यहाँ आकर उन्होंने यहाँ इन्वेजन्स किए, वॉर किए. ठीक है, और फिर इसी तरह से हम मोहम्मद गौरी भी पढ़ रहे हैं. तो मोहम्मद गौरी में इन्होंने कहा कि दिल्ली सल्तनत का फाउंडेशन किया. Muhammad Ghori conquered Ghazni and annexed to his kingdom. Ghor was a small kingdom in Afghanistan. After establishing his rule in Ghazni, Ghori invaded India. He was interested in setting up his empire in India besides looting his wealth. He was not much conquered with Islam. Ghori invaded India nearly 12 times. He invaded Multan in AD 1175 and defeated its ruler. He further marched towards Sindh and Punjab and defeated their rulers. He attacked the ruler of Gujarat but unsuccessful. इसमें ये कहानी ही बता रहे हैं, पूरी बात ही बता रहे हैं दैट मोहम्मद गौरी ने क्या क्या किया था. जैसे इन्होंने सिंध और पंजाब पर जो इन्वेट किया था, तो इसमें इन्होंने वहाँ के जो रूलर्स हैं उनको हरा दिया था. ठीक है, इन्होंने गुजरात पर भी अटैक किया था बट वो अनसक्सेसफुल रहा. However, there is no denying the fact that Muhammad Ghori was not a great military leader as a Muhammad of Ghazni. तो मोहम्मद गौरी एक बड़े मिलिट्री लीडर नहीं थे जैसे महमूद ऑफ गजनी थे. बट ही इज़ रिगार्डेड एज रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया. लेकिन उनको एक रियल फाउंडर कहा जाता है मुस्लिम एम्पायर का. He was not satisfied merely plundering territories, but he annexed them to his own empire, while Ghazni's main target was taking India's wealth. गजनी का मेन टारगेट था कि इंडिया की जितनी भी वेल्थ है उसको अपने अंडर में कैप्चर करना. और गौरी का क्या था कि यहाँ की जितनी भी स्टेट्स हैं उनको अपने अंडर में लेना, पूरे इंडिया को अपने अंडर में कवर करना. इस तरह से ये मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ा. अब हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ किंगडम्स, अलग अलग किंगडम्स की किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन थी ये देखेंगे. द किंग वॉज रिगार्डेड एज टू बी गिफ्टेड विद डिवाइन क्वालिटीज. ठीक है, किंग्स के अंदर क्या है, कुछ देवीय शक्तियाँ, कुछ देवीय भगवान से जो ऑलरेडी गॉड गिफ्टेड शक्तियाँ जो होती हैं उनके बारे में बात की गई है कि किंग को माना जाता था. ठीक है, दे यूज्ड द टाइटल ऑफ महाराजाधिराज. ओके, उन्हें क्या कहा जाता था, महाराजाधिराज कहा जाता था. किनशिप
यूज टू बी हेरिडिटी, और किंगशिप किस तरह से आती थी, हेरिडिटी, दैट राजा का बेटा ही राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, ठीक है, युवराज बनेगा। तो इस तरह से ये किंगशिप चलती जाती थी हेरिडिटरी बेसिस पर। द किंग एंजॉय अल्टीमेट पावर the king enjoy unlimited powers and used to be commander of the forces। so वो क्या है, उनके पास अनलिमिटेड पावर रहती थी और फोर्सेस के वो क्या बनते थे, कमांडर बनते थे। A council of ministers help the king in administration of the kingdom, और council of ministers उनकी हेल्प करते थे किंगडम के एडमिनिस्ट्रेशन में। एडमिनिस्ट्रेशन दैट मीन, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, देखो पर्टिकुलरली उसको चलाना, किस तरह से चलाना, दैट वहाँ पर एक लिमिटेशंस, हर एक चीज़ की अपने लिमिटेशंस होनी चाहिए, हर चीज़ अपने कंट्रोल में प्रॉपर चल रही है या नहीं चल रही है, लाइक मनी रिलेटेड भी होती है, तो वहाँ पर डिसिप्लिन होना चाहिए, हर एक चीज़ अपने डिसिप्लिन में होनी चाहिए, ठीक है। एक जैसे किंग है तो किंग में भी एक डिसिप्लिन होना चाहिए, तो वहाँ के सिटीजन्स में भी एक डिसिप्लिन होना चाहिए, किस तरह से क्या मेंटेन करना है, खर्चा किस तरह से मेंटेन करना है, या कोई भी अदर एक्टिविटीज़ पर्टिकुलरली, लाइक वहाँ अगर कोई फेयर भी होता है तो फेयर का भी हम लोगों उनको किस तरह से मेंटेनेंस करना है, तो ये सब किस में इंक्लूड होगा, एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड होगा। यहाँ पे ये भी इंक्लूड किया जाता है दैट कितनी मनी कहाँ एक्सपेंड करनी है। सो ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन एडमिनिस्ट्रेशन। Administration, the term we can say it may be like a term discipline, okay, discipline. Here the king will look at the activities of his kingdom and वो उसको देखेगा, वहाँ पर देख रेख करेगा, और उसी में कौन हेल्प करेंगे, उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी उनकी हेल्प करते हैं। There were government officials to look after the law and order in kingdom. They also collect revenue. गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हुआ करते थे, ठीक है, जो कि नियम कानूनों को देखते थे, ठीक है, ऑर्डर्स दिया करते थे, और साथ ही साथ विलेज में रेवेन्यू भी कलेक्ट करते थे। रेवेन्यू दैट मीन टैक्स कलेक्ट किया करते थे। विलेज वॉज द स्मॉलर यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। विलेज क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन की एक छोटी यूनिट हुआ करती थी। हेडमैन ऑफ द विलेज वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलेज। जैसे हम लोग देखते हैं ना सरपंच आप लोगों ने वर्ड सुना ही होगा कि क्या ज़्यादातर विलेजेस में अगर हम देखते हैं तो वहाँ हेड कौन होता है, सरपंच होता है। सो इसी तरह से इन्होंने बताया है कि विलेजेस में हेडमैन हुआ करता था जो कि वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था एडमिनिस्ट्रेशन की। देन आगे है cities and towns under committees to look after the affair of the cities। और cities और towns जो है क्या है कि उनकी देखरेख कौन करती थी, कमिटीज़ करती थी, ठीक है, ओके। अब आगे है रेवेन्यू कलेक्शन एंड एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू कलेक्शन दैट मीन टैक्स कलेक्शन, टैक्स कलेक्ट करना। एक्सपेंडिचर दैट मीन पर्टिकुलरली कितना खर्चा होना है उसको देखना, एक्सपेंडिचर। Money was required to maintain the army and to pay salaries of officials. I am reading on page number 14. So आपको भी यहाँ आना है, ठीक है, आपको भी पेज नंबर 14 पर चलना है। दैट आप जब वीडियो देख लो तो आपको पूरा रीड भी करना होगा। Money was required to maintain the army and to pay salaries of officials and to work for the welfare of the society. Kings required money for construction of temples and palaces. मनी किस लिए चाहिए थी, आर्मी और ऑफिशियल्स जो थे उनके ऑफिस में जो वर्क करते थे, ठीक है, उनके दरबार में जो वर्क करते थे, उन लोगों की सैलरीज के लिए इन लोगों को क्या चाहिए थी, मनी। तो इसी के लिए और साथ ही साथ वहाँ के जो लोग हैं उनके वेलफेयर, अपनी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी उन्हें मनी चाहिए हुआ करती थी। तो ये कहाँ से लेकर आते थे, ये मनी वो लेकर आते थे रेवेन्यू कलेक्शन के थ्रू। जैसे कहीं पर मंदिर बनवाना, टेम्पल्स बनवाना, पैलेसेस, महल बनवाना, उनका कंस्ट्रक्शन वर्क करवाना, तो इन सब के लिए मनी तो चाहिए हुआ करती थी। तो ये मनी उन्हें रेवेन्यू कलेक्शन के थ्रू मिलती थी फार्मर्स से, ठीक है। फार्मर्स के पास क्या है, फार्मर्स के पास जिनके पास ज़मीन हुआ करती थी, जो क्रॉप्स प्रोड्यूस किया करते थे, तो उनसे रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था।
ट्रेडर्स एंड आर्टिसंस हैड टू पे टैक्स इन काइंड ऑफ कैश। और ट्रेडर्स और आर्टिसन पे किस तरह से करते थे? कैश की फॉर्म में पे करते थे। दोज हु वर अनेबल टू पे टैक्स इन काइंड ऑफ हैड पे बैक इन टर्म ऑफ वर्किंग एज लेबर। और जो लोग पे नहीं कर पाते थे तो उनको कहा जाता था कि आप यहाँ पर काम करो और काम करने पर आपको जो मनी मिले आप उसी से हमें पे कर दो। इस तरह से किया जाता था। तो दिस इज द रेवेन्यू कलेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। So students, in this way we have completed our chapter, and the next topic, the Chola dynasty, is your homework to read this chapter properly, and in our next live class I will explain from you। ठीक है, मैं आप लोगों से explain करवाऊंगी कि that आपने द चोल डायनेस्टी में क्या पढ़ा था। एज मैंने आप लोगों की वर्कशीट भी प्रिपेयर कर ली है। सो जब हम लोगों का ये सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो जाए, सो दैट मैं आई विल शेयर द वर्कशीट विथ यू। ओके, तो आप लोगों को उसको कंप्लीट करना है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।